वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष जो अभी हमारी टर्म 1 की एग्ज़ाम जो होने वाली है 10वीं के लिए, उससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उसे आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। चलिए जो हमारा प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f है तो r = f, r = 2f, r = f/2 या r = 3f। इसका उत्तर जो हो जाएगा r = 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अगला प्रश्न हमारा है, वह कौन सा दर्पण है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमारा हमेशा सीधा, काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा और छोटा, काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाता है तो अवतल दर्पण में ही है। अगला प्रश्न हमारा है, उस उत्तल लेंस की क्षमता क्या है जिसकी फोकस दूरी 1 है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, यदि लेंस की क्षमता 1 होगी तो उसकी फोकस दूरी भी 1 ही होगी। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के अभ्यास के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है। तो सुस्पष्ट दर्शन की या देखने की अल्पतम दूरी है सबसे छोटी दूरी, सबसे कम दूरी। इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसका उत्तर हम लेंगे 25 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र किसी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है तो उसका ऐसा हो पाने का कारण जो होता है उसका उत्तर हो जाएगा समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता की वजह से मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब समायोजित कर लेता है और विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के काबिल बनाता है। तो विभवांतर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर के मापने के यंत्र को हम, या वोल्टेज मापने के यंत्र को हम वोल्टमीटर कहते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम C कहते हैं, कूलम। जूल प्रति कूलम इनमें से किसके बराबर था? जूल प्रति कूलम वोल्ट के या विभवांतर के बराबर होता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा जूल प्रति कूलम, इसमें वोल्ट के बराबर हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा वोल्ट। अगला प्रश्न हमारा है, ए और बी दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। जब पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो जो भी प्रतिरोध होते हैं, तो समांतर क्रम में सबसे अधिक मान समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है। पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है और समांतर या पार्श्व क्रम में सबसे कम होता है। तो कम ही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक को हम किलोवाट घंटा कहते हैं, या इसको हम यूनिट भी कहते हैं। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा।
वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती क्या कहलाती है? उसको हम जनरेटर कहते हैं या विद्युत जनित्र कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी यदि इसकी प्रत्येक दिशा प्रत्येक 0.01 सेकेंड के पश्चात बदलती है। तो 0.01 के पश्चात बदलती है तो इसका उत्तर हमारा 50 हर्ट्ज हो जाएगा। और इसको बनाएंगे तो हम इस तरह बनाएंगे, क्योंकि जो धारा होती है, धारा इस तरह से चलती है, अप एंड डाउन चलती है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगी, ये 0 है तो यहाँ पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है समय ले रहा 0.101, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 0.101। इसका हम आवर्तकाल निकालेंगे और आवर्तकाल निकालने के बाद इसकी आवर्ती निकालेंगे तो 1/t निकलता है। और 1/t के आधार पर इसको जब सॉल्व करते हैं तो 50 हर्ट्ज आता है, इसलिए इसका उत्तर हम 50 हर्ट्ज रहेगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, तो अगला प्रश्न हमारा लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट होती है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से विद्युत धारा का मान, प्रतिरोध घट जाता है और धारा का मान बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध घट जाता है और धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो इसका मान आंसर हो जाएगा हमारा बहुत अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? यदि हम फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और कॉपर का निर्माण होता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये विस्थापन है, क्योंकि एल्युमिनियम कॉपर आयरन को विस्थापित कर देता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हमारा है संचारण के समय तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? तो संचारण के समय तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग भूरा होता है, तो भूरा हो जाएगा। अभिक्रिया CuO + H2O, CuO + H2 एरो Cu + H2O किस का उपचयन होता है? तो यहाँ पर उपचयन कौन विस्थापित होकर टूट करके अलग हो रहा है? तो इसमें कॉपर हो जाएगा उत्तर। निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? तो संतुलित समीकरण यहाँ पर कार्बन की अभिक्रिया जब कार्बन ऑक्सीजन से कराता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये संतुलित है। बाकी और जो अभिक्रियाएँ हैं वो संतुलित नहीं है, तो ये संतुलित हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। ये कैल्शियम जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न हमारा है अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहते हैं? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, तो इसका हो जाएगा प्रबल अम्ल। अगला प्रश्न है टमाटर में उपस्थित अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। यदि कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है, कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है तो उसका pH मान क्या है? तो लाल कर देता है तो अम्ल होगा, अम्ल का pH मान हमेशा कम होता है 7 से। निम्न से कौन अधिक क्षारीय है? तो सबसे ज़्यादा क्षारीय जो इसका वैल्यू होगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय इसमें 12 हो जाएगा। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को कहेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसी को कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। निम्न में कौन अधातु द्रव है? तो ब्रोमीन एक अधातु है, लेकिन द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। एथीन का सूत्र क्या है या एथीन का अनुसूत्र क्या है? एथीन का जो सूत्र होता है CnH2n, तो 2 दूना 4, तो जो भी होगा उसका 2 गुना, तो C2H4 हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें से हो जाएगा जो एल्केन के अंतर्गत आएगा। तो एल्केन में मतलब CnH2n+2, तो प्रोपेन हो जाएगा इसका उत्तर, कि ANE लगा हुआ है तो प्रोपेन हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, वृक्क के उत्सर्जन से संबंधित भाग है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, तो जल का वहन हो जाएगा इसका उत्तर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे लंबी क्षुद्रांत होती है? तो सबसे लंबी क्षुद्रांत शाकाहारी जीवों में होती है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। तो छोटी आंत शाकाहारी जीवों में होती है, और ये छोटी आंत सेलुलोज या साग, घास पात, साग सब्जियों के पाचन के लिए कार्य करती है। इसी ऐसे ही जीवों में ये ज़्यादातर पाई जाती है, तो इसलिए शाकाहारी हो जाएगा। मानव में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? मानव में भोजन का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत या छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला प्रश्न हमारा है, एकल जीव प्लाज्मोडियम में जनन किस होता है? तो जनन उसमें बहुखंडन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? तो ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है, या ईस्ट किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ईस्ट में जनन जो होती है वो होती है मुकुलन या बडिंग के द्वारा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बडिंग या मुकुलन। तो इसका उत्तर जाएगा मुकुलन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत जिसका नवीनीकरण होता रहता है, तो नवीनीकरण इसमें सूरज के प्रकाश का हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी जो है जैव ऊर्जा या जीव जंतुओं से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे अधिक समानता है? हम किनसे ज़्यादा नज़दीक है, किनसे हमारा DNA मिलता है, जीन्स की संरचना किससे ज़्यादा मैच करती है? तो मनुष्य का DNA या जीन्स जो है सबसे ज़्यादा चिंपैंजी से मिलता है, तो इसलिए मनुष्य का सबसे नज़दीक का जीव हो जाएगा वो चिंपैंजी हो जाएगा। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागक कण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। निम्न से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है, जिस कार्बोहाइड्रेट को हम मंड भी कहते हैं। तो आज मैंने आपके समक्ष 10वीं वर्ग से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी पहले टर्म में आने वाले हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा। आने वाले दिनों में और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम से संबंधित लाए जाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।